सर पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। नहीं, केवल उसके उसके लिए नहीं ना, और भी बहुत सारे मतलब इस तरह की दिक्कतें देखी जा रही थी ना। मतलब जैसे आप देख रहे हो, इक्वालिटी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ये सब। डिस्क्रिमिनेशन था। हमने वर्ड पढ़ा ना, प्रिजुडाइज थे, स्टीरियोटाइप्स थे, ये सब वर्ड पहले पढ़ा ना। यस सर। तभी तो डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ी। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी भी है, इनइक्वालिटी भी है, तो इस सबको हटाना है ना। तो इस वजह से डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी। तो जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हो सब एक तरह से लाइन ऑफ उसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर टाइप में। तो अब डेमोक्रेसी बनाना था, तो अब पहले क्या था, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है आपके उसमें एनसीईआरटी में, कि साउथ अफ्रीका में क्या था, बहुत सारे रेसेस के लोग पाए जाते थे, ठीक है। तो उसमें अपार्थाइड लॉज बने हुए थे। अपार्थाइड लॉज का मतलब कि वाइट लोग ये कर सकते हैं, ब्लैक लोग ये कर सकते हैं, तो एक तरह से सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस था। रेस, इसको क्या बोलते हैं, रेस, हम्म। ठीक है। तो बहुत सारे रूल बनते हैं। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे वो इस तरह से डिवाइडेड थे अलग अलग रेसेस में, ठीक है। उनमें मान लो ब्लैक है तो उनको वोटिंग राइट नहीं है, उनको बेसिक प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल मंडेला। नाम सुना है नेल्सन मंडेला का? यस सर। तो इनके इनके लीडरशिप में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम जो वहाँ चल रहा था। और उन्होंने कई साल लड़ा, तो 1994 में साउथ अफ्रीका जो थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। हम लोग डेमोक्रेसी बहुत पहले बन गए थे, 1947 में हमारी कंट्री आज़ाद हुई, हम डेमोक्रेटिक हो गए, ठीक है। लेकिन ये लोग देखो कितना टाइम लगा। अब गांधीयन फिलॉसफी का आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, गांधी से ये लोग इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस थे डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। उनका बहुत सारा इन लोगों ने वो लिया, एक तरह से रेफरेंस लिया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। तो एक बेसिक बैकग्राउंड यस है कि सर। क्यों डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, आपको समझ है। रेस पे अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अपने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब आप सोच के देखो, हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, तो आपको क्या लगता है हमारे वहाँ क्या क्या एलिमेंट है? कभी आपने सोचा है ऐसा? क्या इलेक्शन होते हैं हमारे वहाँ? यस सर। होते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत क्या है? मान लो हर 5 साल में, ये तो पता है ना कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है लोकसभा का, जैसे अभी हम्म। होने वाला है मोदी जी का। तो हाँ, आप बताओ, अगर इलेक्शन ना हो तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी या खतरे में आ जाएगी? सर खत्म ही हो जाएगी, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ना रिप्रेजेंटेटिव नहीं रूल होगा। करने के लिए। रूल करने के लिए यस सर। रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा भी तो एक डिक्टेटर बन जाएगा, कई साल के लिए वो रूल करेगा, यस समझ सर। रहे हो। जैसे रशिया में क्या हुआ, उन्होंने अपना रूल फॉलो, मतलब एक वो लॉ पास करवा दिया कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो ये क्या है, आपने इलेक्शन का रूल हटा दिया, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही ना, धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम्म। उससे चाइना में भी यही होता है, चाइना में भी सेम तरह का वो है, ठीक है। तो वो लोग क्या बन गए, एक तरह से सेंट्रल अथॉरिटी बन गए, उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इलेक्शंस इलेक्शंस का मतलब क्या है, एक की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। इक्वालिटी एक की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। इक्वालिटी क्यों है की एलिमेंट? जैसे भी देखो, अपार्थाइड मूवमेंट हुआ तो इक्वल नहीं दे रहे थे ना सबको। अगर मान लो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी का मतलब, कल मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि हमारे वहाँ भी देखो कितनी डाइवर्सिटी है। अब आप डाइवर्सिटी में अगर इक्वालिटी आप मेंटेन नहीं करोगे, तो देखो इनइक्वालिटी कितनी बढ़ती जाएगी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कितना बढ़ता जाएगा। मान लो मैं बोलूँ कि छोटे कास्ट वाले बड़े पानी नहीं पिएंगे, जैसे होता था अम्बेडकर के साथ, ठीक है, कि छोटे कास्ट वाले पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इक्वालिटी नहीं है ना। तो इसका मतलब उनका से ही नहीं है, गवर्नमेंट में उनका से नहीं है, तो ऑपरेशन किसका होगा, मतलब ऑपरेशन मतलब किसको ज़्यादा दिक्कत आएगी? इन्हीं लोगों को दिक्कत आएगी जो छोटे कास्ट वाले हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इक्वालिटी एक की एलिमेंट है, समझ गया। अब ये लाइन हमेशा याद रखना, ये कभी भी लाइन लिखी हुई आ सकती है। जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, ये अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है। जस्टिस यस कैन सर। ओनली बी जस्ट, भाई आप सोचो, अगर तो इसका मतलब क्या है, ये भी लाइन लिखी हुई आ सकती है कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। जस्टिस का मतलब हम लोग कल पढ़े थे थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। जस्टिस 3 फॉर्म में थी, किस फॉर्म में थी?
सर सोशल, इकोनॉमिकल एंड हाँ, पॉलिटिकल। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात प्रियम्बल में हुई है। अब अगर इसकी जस्टिस यस सर। बिना इक्वालिटी के, आप सोचो बिना इक्वालिटी के क्या जस्टिस पॉसिबल है? आप बताओ। दोनों इनसेपरेबल का मतलब बिना इक्वालिटी के जस्टिस नहीं पॉसिबल है, बिना जस्टिस के इक्वालिटी नहीं पॉसिबल है। आप सोच के बताओ क्यों, कोई एग्जांपल दो। बिना जस्टिस के इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, आप एग्जांपल दो। सर यही रेसिस के बीच भाई पॉलिटिकल जस्टिस का आपने वाइट कल और ब्लैक। एग्जांपल, हाँ मैं आपको एग्जांपल आप ही ने बताया था। पॉलिटिकल जस्टिस का आपने यस एग्जांपल सर। बताया था ना कि राइट टू वोट है। हाँ जी अब आप सर। सोचो, पॉलिटिकल जस्टिस अगर मान लो मैं बोलूँ कि लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, मुझे राइट टू वोट है, आप लड़की हो आपको राइट टू वोट नहीं है, ठीक है? तो यानी हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं एक दूसरे में। इनक्वालिटी भाई मेन और वुमेन के बेसिस पे क्रिएट। हमने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। तो क्या जस्टिस अचीव हो पाएगा? पॉलिटिकल नो सर। जस्टिस अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, आपका से फिर आप वोट ही नहीं डाल रहे तो आपका से खत्म हो गया ना। क्यों लोग यस ऐसा, सर। एग्जाम्पल आपको याद है, इस तरह का लोग बोलते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो 33% है। मतलब 33% भी नहीं है, बहुत कम है, उससे भी कम है। तो आप सोचो अगर किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसमें, तो वो अपनी बात नहीं रख पाएगा ना गवर्नमेंट में। मतलब आपके कम्युनिटी यस की सर। बात नहीं रख पाएगा गवर्नमेंट में, कहने का मतलब जो वुमेन कम्युनिटी है उनकी बात गवर्नमेंट में नहीं रख पाए, तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो किसके इन एंड अराउंड बनेगी? आदमियों के लिए बनेगी, समझ रहे हो? तो वो फिर इक्वल तो जस्टिस नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से समझ रहे हो, इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात यस है, सर। लिखी हुई है वहाँ पे, ठीक है? तो ये दो तीन की एलिमेंट समझ में आ रहे हैं, एक तो इक्वालिटी, जस्टिस, जो जो वर्ड वहाँ लिखे हैं अगर आपको मान लो ये सब याद नहीं होता है, तो जो प्रियम्बल में जितने वर्ड लिखे हैं ना वो सब की एलिमेंट है डेमोक्रेसी के। सोवरेनिटी, ये सब जो भी लिखा हुआ है, ठीक है? वो डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट उसमें नहीं बोला जा सकता है कि की एलिमेंट है। बाकी और सारे लगभग बोले जाते हैं की एलिमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। जहाँ जहाँ लगे आपको पीपल इन्वॉल्व है, जैसे देखो अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं बोल रहा था, जो दूसरा सोशलिस्ट, वहाँ वो तो एक प्रिंसिपल है ना सोशलिज्म, वहाँ भी पीपल इन्वॉल्व नहीं। इक्वालिटी अचीव करेंगे पीपल, इलेक्शन में पीपल इन्वॉल्व है, जस्टिस मिलेगा लोगों को, ठीक है? तो ये क्या है, इस सब में की एलिमेंट है, लोग इन्वॉल्व होंगे। डेमो का मतलब क्या है? रूल ऑफ पीपल, लोग जहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो देखो रिकॉग्निशन ऑफ टू माइनॉरिटी, ये भी एक एलिमेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी मतलब कोई भी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन ज़रूरी है। माइनॉरिटी में क्या आता है? दलित, आदिवासी, वुमेन जो भी हैं। क्यों इनका रिकॉग्निशन? क्योंकि ये लोग भी पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट में फॉलो नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? मतलब डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, समझ रहे हो ना? वही डेमोक्रेटिक क्यों नहीं रह जाए, डेमोक्रेसी का मतलब कि सब लोग का रिप्रेजेंटेशन हो उसमें, बस आप समझ रहे हो? तो रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी में आप देखोगे कि संथली लैंग्वेज थी, संथाली एक लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज का इंक्लूजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज वाले चैप्टर में कि कौन कौन सी लैंग्वेज को कब कब ऐड किया गया। अब संथली जो थी वो ट्राइबल लैंग्वेज है। अगर हम ट्राइबल लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो वो सोचो लैंग्वेज डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि अगर इनकॉर्पोरेट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर कुछ कुछ इनिशिएटिव लेती रहेगी, ठीक है? तो वो जो एज अ लैंग्वेज वो कभी उसमें नहीं जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो रिकॉग्निशन टू यस सर। माइनॉरिटी भी क्या है, की एलिमेंट है, ठीक है? सिमिलरली पॉपुलर सोवरेनिटी जो है एक की एलिमेंट है। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, ना कि मोदी जी के हाथ में, ना कि किसी और गवर्नमेंट में किसी बंदे के हाथ में। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? पॉपुलर का मतलब जो आदमी लोग, हम लोग, मतलब वी द पीपल। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब सोवरेन कौन है यहाँ पे? सोवरेन कौन है? अथॉरिटी, वो हम लोग सोवरेन है, ठीक है? हम लोग अपनी अथॉरिटी वेस्ट करते हैं, आप समझ गए? यस सर। समझ गए पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब? तो एक बार ये सब वर्ड पढ़ते रहना, इसमें देखते रहना। एक होता है वर्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी क्या है? की एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। अब रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो मान लो, रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? केओस हो जाएगा भाई, लॉ अगर नहीं होगा, ठीक है? अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 में लिखा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में। आर्टिकल 14 मतलब फंडामेंटल राइट में सब लिखा हुआ है। तो
रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल। ठीक है, मान लो आप मिनिस्टर हो और मैं कॉमन आदमी हूँ, जो भी लॉ बनेगा वो आपके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी सेम है, समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ये वर्ड ध्यान आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है ना? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि जो भी लॉ बनेगा वो इक्वली कि सब पे लगेगा, हर इंडिविजुअल पे। ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ तो मेरे ऊपर भी सेम लॉ लगेगा। आप मान लो किसी गरीब परिवार के हो, लेकिन लॉ अगर सेम है, आपने कोई क्राइम किया, मैंने कोई क्राइम किया, दोनों को, जैसे आपने सुना होगा सलमान खान को जेल भेज दिया गया था। भाई वो तो एक तरह से बहुत बड़े फिगर है ना इंडिया के, लेकिन जेल भेजा गया, लॉ सबके लिए सेम है। ठीक है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब क्या है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करें सिस्टम में। आप सोचो, अगर केवल मोदी जी की बीजेपी पार्टी हो तो क्या डेमोक्रेसी होगी? फिर तो आपके पास चॉइस नहीं रही ना, मतलब आप वोट करने जा रहे हो, वोट करने जा रहे हो, आप देख रहे हो कि एक ही पार्टी है मेरे पास जिसको हमको वोट करना है, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? आप समझ रहे हो? भाई मैं वोट करने जा रहा हूँ, आप वोट करने जा रहे हो, आप जब ईवीएम पे वोट डालोगे, उसमें कांग्रेस का कोई ना दिखे, आम आदमी पार्टी का कोई ना दिखे, अलग अलग पार्टी जो भी है, बसपा है, सपा है, कोई ना दिखे, तो प्लूरलिज्म नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। आप समझ रहे हो? समझ आ रहा है? सर ये दोबारा समझा दीजिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्लूरिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब कि आप वोट देने जा रहे हो, ठीक है, वोट देने जा रहे हो, आपको एक ही पार्टी मिलती है वोट करने के लिए, केवल बीजेपी, तो क्या डेमोक्रेसी रह पाएगी? एग्जिस्ट में नहीं रह पाएगी ना। समझ रहे हो? तो यस किस सर। बात की डेमोक्रेसी भाई, अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है 10 लोगों को वोट डालने का, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। यस सर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखते हो ईवीएम पे बहुत सारा आरोप लगाया जाता है कि कहीं भी वोट डालो तो हम्म। वोट मोदी जी को पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस वाले बोलते हैं। ठीक है, आप वोट बटन दबाओ, हम्म। कांग्रेस का वोट जाएगा बीजेपी को। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर से समझ रहे हो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। भाई फिर तो ईवीएम हम्म। का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई बैलेट का। तो आपको पहले याद होगा 1992 के पहले, 90 के पहले क्या होता था, बैलेट सिस्टम चलता था। उसमें क्या होता था, मतलब यस सर। पढ़ा नहीं होगा, सुन लो, कहानी है। उसमें क्या होता था कि जैसे आप कभी पापा वापा से पूछना, वो लोग पहले कैसे वोट करते थे 70s वगैरह में। वो लोग कैसे वोट करते थे, वो लोग जाते थे, एक पर्ची मिलती थी, उस पर्ची पे अपना टिक उक लगा देते थे, और वो पर्ची जाके उसमें यस सर। सेव हो जाती थी, वो बैलेट काउंट होता था सबका। तो क्या होता था, वहाँ पे हम्म। घूस-वूस लोग खा लेते थे, और वो जो बैलेट होता था, हम्म। उसमें मान लो काउंट आया कांग्रेस का 100 और बीजेपी का 50, तो मान लो बीजेपी वाले ने पैसा दे दिया तो बीजेपी का बढ़ा दिया काउंट, समझ रहे हो? ऐसा होता था। तो हम्म। अब उसके बाद ईवीएम का कॉन्सेप्ट आया। ईवीएम पे भी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कब ईवीएम आया, कैसे ईवीएम आया। पहली बार केरल में हुआ था ईवीएम पे, ठीक है? तो ये सब रिसेंट है ईवीएम वगैरह। तो मशीनें बनाई गई हैं। मशीनों में क्या होगा, जो जो लॉक हो जाएगा तो लॉक हो गया, अनलॉक अनलॉक नहीं हो सकता एक तरह से, ठीक है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम नहीं करा पाए तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रहा ना, आप समझ रहे हो? यस क्योंकि सर। आप वोट डाल रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है भाई, गवर्नमेंट वही बने पड़ी है, समझ रहे हो? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अगर ना कर पा रही हो कोई गवर्नमेंट, तो उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये लाइन आप एक बार ध्यान से पढ़ो, देखो इसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी टिपिकली फीचर्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस with the executive, legislative and judicial branches of the government exercising separate and distinct power। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ 3 ब्रांचेस हैं, मतलब अभी मैं चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहा था। वर्ड चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, कि कैसे लेजिस्लेशन जो है वो चेक्स रखता है जुडिशरी पे, जुडिशरी चेक्स रखती है लेजिस्लेशन पे। इस पे हम लोग और भी पढ़ेंगे, मतलब बात करेंगे। इन दोनों वर्ड पे आप थोड़ा-सा खोज के आना। तो जब हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे तो पहले इस पे आप थोड़ा-सा बताना मुझे सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है? तो उससे क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी सेपरेशन ऑफ पावर को लेके। ये समझ, पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि जो लेजिस्लेटिव विंग है, जो जुडिशियल विंग है, जो एग्जीक्यूटिव विंग है हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उनका अलग-अलग रोल है, उनका पावर अलग-अलग है। ठीक है? समझ रहे हो? यस मतलब सर। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो भी लॉ बने हैं उसको चेक करना कि सही है या नहीं, कोई राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का मतलब जो आईएएस ऑफिसर वगैरह और जो लोग ऑफिसर्स हैं, उनका काम है उसको एग्जीक्यूट करना। भाई कई सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना एग्जीक्यूटिव विंग में। भाई डिस्ट्रिक्ट का मान लो आप कलेक्टर बन गए, तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो तो आपको ऐसा थोड़ी ना कि आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हो। ऊपर से पॉलिसी बन गई है, उस पॉलिसी को आप क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। भाई सर्व शिक्षा अभियान बन गया,
अब एज़ अ कलेक्टर आपका काम है कि सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, आप एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हो उस पॉलिसीज़ का बेस्ड ऑन द गाइडलाइन। जैसे मनरेगा है, मनरेगा पॉलिसी बन गई है, अब मनरेगा में किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, क्या बेसिस होगा वो लिखा हुआ है। वो सब क्रॉस चेक करना, देखना, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना, ये एग्ज़ीक्यूटिव का काम है, समझ रहे हो? तो एग्ज़ीक्यूटिव नहीं बोलेगा, ऐसे मान यस लो सर। इस पे एक केस स्टडी आई थी, मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। इस पे एक केस स्टडी आई थी एथिक्स में। ठीक है? उसमें ये बोला गया कि उस केस स्टडी में कि एक ऐसा मतलब कोई महिला आपसे आती है वो माँगने मतलब हेल्प माँगने आती है, ठीक है? वो हेल्प माँगने आती है उसमें लिख मतलब आपके पास पॉलिसी आई है जिसमें लिखा है कि उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, तभी हम ऐसा कुछ करेंगे। मान लो मैं बोलूँ एलपीजी सिलेंडर के लिए आपके पास कोई एप्लीकेशन आया, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो एलपीजी सिलेंडर में मान लो आया आपके पास एग्ज़ाम्पल और उसमें बोला गया कि उसमें पॉलिसी में लिखा है कि आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति को हम एलपीजी सिलेंडर देंगे, ठीक है? अब आप कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे हो, अब आपके पास आया वो, ठीक है? वो बोल रही है आपके पास बोल के कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो तो है, आधार कार्ड तो है। या मान लो बोले कि आधार कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, तो आप क्या डिसीज़न लोगे? समझ रहे हो? ये सब यस सर। एथिकल डायलेमा की चीज़ें हैं जो आप एथिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव का काम क्या है भाई? एग्ज़ीक्यूटिव का काम तो एज़ अ कलेक्टर आपका काम क्या है? कि भाई लिखा हुआ है कि आधार होना चाहिए और वो होना चाहिए राशन कार्ड, तो दोनों होगा तभी मैं करूँगा। तभी मैं यहाँ मैं हुँ, करूँ, हुँ। ठीक है? तभी मैं उसको एलपीजी दूँगी। अगर एलपीजी सिलेंडर में ऐसा लिखा हुआ है, ये एग्ज़ीक्यूटिव का काम है। लेकिन यहाँ पे एथिकल डायलेमा आता है इस सब में। इसी वज़ह से गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? गुड गवर्नेंस इस तरह का कॉन्सेप्ट आया। तो अभी आप सुने होंगे कि मान लो उसके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो एलपीजी वाले स्कीम में क्या है जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलती है, उसमें क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के भी वो बंदा गैस ले जा सकता है। तो ये ईज़ी कर दिया ना चीज़। तो ये क्या है, ये यस गवर्नेंस सर। ये ईज़ी कर दिया ना भाई, हो सकता है उसका अब हो सकता है ना आधार कार्ड सब लोगों के पास नहीं होता है, राशन कार्ड में नाम हम लोगों का नहीं है, तो बहुत लोगों के पास नहीं है ना राशन कार्ड, तो वो कोई तो नहीं तो इससे क्या हो रहा था, इससे रेड टैपिज़्म बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था? रेड टैपिज़्म। रेड टैपिज़्म। रेड टैपिज़्म क्या होता है कि मान लो इसको बोलते हैं कि लाल फीताशाही हिंदी में बोलते हैं। तो रेड टैपिज़्म का मतलब हुँ, हुँ। कि मान लो आप अधिकारी हो, ठीक है? आप हो कलेक्टर और मैं मान लो आपके पास आया और मैंने बोला एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अब मैं बोला कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है। आप बोलोगे नहीं, नहीं ये तो होना चाहिए, लिखा हुआ है इसमें। तो मैं बोलूँगा अच्छा ये ₹100 और ले लो तुम। तो आप क्या बोलोगे रेड टैपिज़्म में थोड़ा घूस ले लोगे। मतलब तो इससे करप्शन बढ़ेगा। हुँ, रेड हुँ। टैपिज़्म में क्या होगा कि आप बोलोगे अच्छा 10 दिन बाद आना, अपना आधार कार्ड बनवा के आना। तो मैं जाऊँगा आधार कार्ड बनवा के आऊँगा, फिर आप 2 नुस्खे निकालोगे कि अच्छा ये 2 बात तो मैं बताना भूल गया था, 2 बात और आप करके आओ, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ों को हटाने यस के सर। लिए गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अब की एलिमेंट में ये सब समझ में आ रहा है? एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक की एलिमेंट है। अभी देखो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इंडियन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? उस पे कोई किसी का रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रोल प्ले करती है। हम लोग जुडिशियल में और थोड़ा-सा पढ़ लेंगे कि वो इंडिपेंडेंट कैसे है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री का मतलब कि सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री का मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो मिलिट्री का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा? सिविलियन कंट्रोल मतलब जो सिविलियंस लेजिस्लेचर की। से जुड़े हैं मोदी जी के हाथ में अभी है। क्योंकि हम लोगों ने यस चुन सर। के भेजा है, अगर कोई मिलिट्री तो रूल नहीं कर रही है ना, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हुँ, हैं ये भी हुँ। एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट का वो है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी क्या है? डेमोक्रेटिक एलिमेंट गवर्नमेंट का एक एलिमेंट है, ठीक है? तो एक बार आप इसको यस हल्का-सा सर। ऊपर ऊपर देख लो, मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इस पे और वो लास्ट एक तरह से आज का लास्ट होगा वो। मैम की आज क्लास नहीं थी तो इसलिए मैंने आप ज़्यादा कर दिया। तो वो यूनिट भी खत्म हो गई है आपकी दूसरी यूनिट, ठीक है? एक बार आप देख लो इसको, की एलिमेंट एक बार बोलते जाओ क्या-क्या है? सर देख-देख के इक्वालिटी है, इलेक्शंस हैं। यस हाँ, सर। फिर? सर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है हाँ। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। हाँ, देख-देख के बोलते जाओ इक्वालिटी एंड जस्टिस है, ठीक है? रिकॉग्निशन टू माइनॉरिटी, यस सर। पॉपुलर सोवरेनिटी बस देख-देख के बोलते जाओ ताकि वर्ड याद रहे आपको। रूल पॉपुलर ऑफ लॉ, सोवरेनिटी। बोलते जाओ। यस सर। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, फ्री एंड हुँ, फेयर इलेक्शंस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हुँ, सर रूल ऑफ लॉ
रूल ऑफ अप्लाई लॉ टू, क्या था? यस सर। रूल ऑफ लॉ क्या था कि दोनों लोग इक्वल है, मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, आप गरीब परिवार से हो, हम्म। कोई भी लॉ बनेगा वो दोनों के लिए इक्वल है। इवन मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप प्रधानमंत्री हो, और कोई बंदा जो है नॉर्मल बंदा है, सबके ऊपर लॉ क्या है, सेम है। वो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ जो बना है, समझ गए? यस सर। चलते रहो। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविलियन कंट्रोल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रेसिडेंट कंट्रोल एंड और फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। अब ये नीचे लिखा हुआ है, बताना बस ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पॉपुलर सोवरेनिटी असर्ट्स द अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। क्या ये सही है या गलत? समझ के ऊपर बताओ। सर ट्रू होगा। नहीं बाबू, ट्रू कैसे होगा, बताओ एक बार, गलत कैसे है? सर एक बार दोबारा बताना, पॉपुलर सोवरेनिटी पॉपुलर का सोवरेनिटी का मीनिंग। मतलब क्या था कि मतलब सोवरेनिटी किसके हाथ में है? हम लोग के हाथ में है भाई, वी द पीपल, याद रखो, वी लोगों द का पीपल, अपना। मतलब हम लोगों के हाथ में, वी द हम्म। पीपल, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स के हाथ में है, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में। अल्टीमेट अथॉरिटी किसके हाथ में है? विद द गवर्नमेंट लिखा है ना, विद द गवर्नमेंट, ये गलत है ना, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ना। हम्म। वो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब हमारे ओके। हाथ में है, समझ गए? ओके ये सर। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप समझ रहे हो, ऐसा ही स्टेटमेंट लिख के आएगा, वन ओनली करेक्ट, टू ओनली करेक्ट, ऐसा आता है ना। तो पता होना चाहिए ना कि वो स्टेटमेंट ओके ट्रू है या सर। फॉल्स है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट लिख के नहीं आता ओके है, ऐसे सर। ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, रूल हम्म। ऑफ लॉ इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट एक्शंस आर नॉट सब्जेक्ट टू लीगल कंस्ट्रेंट्स। ये फॉल्स है। ये वाला फॉल्स है, सर कैसे? दीज आर सब्जेक्टेड। सर आप बताइए, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखो, सेपरेशन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स कंसोलिडेटिंग ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन वन ब्रांच। सर ये ट्रू होगा। ठीक है, कैसे ट्रू है आप बताओ। सर ये चीज भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बताओ ना, तभी तो आप बता, किस बेसिस पे आप बता रहे हो कि ये ट्रू है? भाई ये तो एकदम गलत है ना, सेपरेशन ऑफ पावर क्या आपने पढ़ा? मैं एक काम करता हूँ, ये वाला आप एक बार वो भेज देता हूँ यहाँ पे, ये इसको सर। इसको आप सॉल्व करना है, ट्रू फॉल्स क्यों होगा ये मुझे बताना आप। क्योंकि ये किसके बेसिस पे ओके बना सर। हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके बेसिस पे। जैसे अभी देखो, इसका मतलब हम्म। आपके दिमाग में ये नहीं आया, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं आया। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस में। तो इसका मतलब ये एक्सरसाइजिंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पावर, सबका पावर अलग अलग है। तो अभी आप इसको बोल रहे हो ट्रू ना, ये गलत है। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर इन्वॉल्व कंसोलिडेट थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन वन ब्रांच। हम्म। सारी गवर्नमेंटल अथॉरिटी मतलब जुडिशरी अलग है, वो अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यस सर। आगे एक बार बता देते हैं ऊपर ऊपर। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट इज नॉट अ प्रायोरिटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ऐसा है? सर इज अ प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब है, ये तो फॉल्स प्रायोरिटी, हो गया। ये फॉल्स हो गया, गुड। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सर होना चाहिए। हॉलमार्क मतलब। हॉलमार्क मतलब यस सर। जरूरी, एक तरह से मतलब मेन इंपॉर्टेंस। तो ये भी सही बात है, ओके सर। ठीक है। यस सर। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म लिमिट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू सिंगल डोमिनेंट पार्टी, सही है गलत? यस सर। बताओ सही है या गलत ये वाला। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब क्या था, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब क्या था? एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में सब कुछ हो। सब कुछ मतलब ना उसको ही हो, वोट। हाँ, सब कुछ ना हो, वोट। प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल समझते हो, सिंगुलर प्लूरल। तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म मतलब हम्म। बीजेपी भी हो, बसपा भी हो, सपा भी हो, सारी पार्टीज हों। तो ये गलत हो गया ना, मतलब सिंगल ओके। डोमिनेंट पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पावर, ठीक है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म मतलब सबके पास होना चाहिए पावर, सब लोग रिप्रेजेंट करें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलिट्री सब्जर्विएंट टू सिविलियन अथॉरिटी, सही है गलत? मिलिट्री सब सबसर्विएंट है कि नहीं? अब ये ट्रू है। बताओ, सही बात है, ट्रू है, क्योंकि सिविलियन कंट्रोल होता है ना मिलिट्री पर। मिलिट्री पे किसका यस कंट्रोल है, सर। सिविलियन कंट्रोल है, ठीक है। मतलब सिविलियन अथॉरिटी मतलब मोदी जी का।
एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नॉट नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि होना इंडिपेंडेंट चाहिए। जुडिशरी जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो यस ना, सर। मतलब लगभग आप कर ही दिए हो। तो समझ पा रहे हो ऊपर से ये सारी चीजें। यस सर। चलो ठीक है। तो थोड़ा वर्ड्स की वजह से थोड़ा हो रहा है कि हाँ वोकेबलरी। नहीं नहीं, तो वो बढ़ानी पड़ेगी, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब करंट अफेयर वाले आपकी चलेगी और इस तरह का जब आप पढ़ने लगोगे ना पेपर वगैरह, तो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ अभी तो समझ में आ रही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस ये सर। यस आपका सर। यूनिट 2 यहाँ पे खत्म हो गया है।